Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of business research. This is lecture number 4 and this is for BBA 7th semester. आज का हमारा टॉपिक है द क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू. लास्ट लेक्चर में हमने बात की डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग प्रॉब्लम पर और हमने बात की रिसर्च प्रपोजल पर. आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू पर. तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्कस द फंक्शंस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू, हाउ टू अप्रोच द लिटरेचर रिव्यू, evaluating the literature, documenting the literature, and then ethical issues of documenting the literature review. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की कि जो आपका फर्स्ट रिव्यू होता है, जो आप एकेडमिक लिटरेचर का जो फर्स्ट रिव्यू होता है, वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि आप ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन करो और एक क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करो. सो जब आपने एक क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप कर ली, आपने डिफाइन कर लिया अपने प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता. यहाँ से आपने आफ्टर द रिसर्च प्रपोजल, जब आपका रिसर्च प्रपोजल डेवलप हो जाता है, तो आप क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू की तरफ जाते हो. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? अब क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू हम कहते हैं ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क को. जो आपका सेकेंडरी डाटा अवेलेबल होता है, आपके पास जितने भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, उसमें डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क को आइडेंटिफाई करते हो, अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर उसको एवेलुएट करते हो उस वर्क को, और फिर उसको डॉक्यूमेंट करते हो उस वर्क को. तो इसको हम क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू कहते हैं. So we can define it in a way that it's a step-by-step process that involves the identification of published and unpublished work from secondary data source on the topic of interest, the evaluation of this work in relation to the problem, and the documentation of this work. अब अगर हम बात करें कि लिटरेचर रिव्यू क्यों जरूरी है, तो आप ये इंश्योर कर रहे होते हो दैट द रिसर्च एफर्ट इज पोजीशनड रिलेटिव टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड बिल्ड्स ऑन दिस नॉलेज. कि आपकी जो रिसर्च एफर्ट है, एक तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बिल्ड कर रही है, एंड दिस इज रिलेटिव टू एग्जिस्टिंग नॉलेज. You can look at a problem from a specific angle. It shapes your thinking and sparks useful insights on the topic of research. आप एक स्पेसिफिक एंगल से प्रॉब्लम को देख सकते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिल जाते हैं जिससे आप अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो कि और इस पे क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है री इन्वेंटिंग द व्हील का. कि कभी कभार जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिस्क होता है कि कहीं हम दोबारा से उस चीज़ पर रिसर्च ना करें, दोबारा से हम अपनी एफर्ट जो है उसको वेस्ट ना करें उस चीज़ पर जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है और हमें पता ना हो शायद. तो लिटरेचर आपको बताता है कि आपके एरिया पर, आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, कहाँ तक काम हो चुका है, और आपको मजीद कहाँ से अपने काम को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है. So you do not run the risk of reinventing the wheel, that is wasting effort on trying to rediscover something that is already known. इसी तरह हम कहते हैं कि आपको relevant terminologies का पता चल जाता है. Sometimes एक टर्म के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस टर्म को किस तरह से यूज कर रहे हो. आपको रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी का पता चल जाता है. जब आप लिटरेचर को पढ़ते हो, आप डिफाइन कर सकते हो की टर्म्स को अपनी राइटिंग में. ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देख लो कि उस स्पेसिफिक जो आपका एरिया है, जो स्पेसिफिक आपका टॉपिक है, उसमें जो की टर्म्स हैं आपके कॉन्टेक्स्ट में उनका मतलब क्या है. तो ये आपको इनेबल करता है लिटरेचर रिव्यू कि आप डिफाइन कर सको की टर्म्स को, आपको रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज का पता चल जाए. अगर हम रिसर्च मेथड्स की बात करें तो जब आप लिटरेचर को स्टडी करते हो, जब आप डिफरेंट लोगों ने जो रिसर्चेस की उनको स्टडी करते हो, तो आपको उन्होंने किन रिसर्च मेथड्स को यूज़ किया, आपको इसका भी आइडिया हो जाता है कि जो सिमिलर रिसर्च क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स ने किन रिसर्च मेथड्स को यूज़ किया. तो आपको यूजफुल इंसाइट्स मिल रही होती हैं रिसर्च मेथड्स पर कि जो डिफरेंट रिसर्चर्स ने सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सिमिलर रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जिन मेथड्स को यूज़ किया, आपको उनका पता चल जाता है.
और अगर आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हो एग्जिस्टिंग रिसर्च को तो आप उन मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हो। इसी तरह से the research effort can be contextualized in a wider academic debate. In other words, it allows you to relate your findings to the finding of others. अब आप इसको contextualize कर सकते हो, आप relate कर सकते हो अपनी research की findings को with the findings of others. So literature review आपको help out कर रहा है कि आप इन points को, इन चीज़ों को ensure करते हो during your research process. अच्छा जी, अब आपका एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प आउट कर रहा होता है एकेडमिक, फंडामेंटल या नॉन एकेडमिक अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट में। आप जिस भी तरह की स्टडी को कर रहे हो, जिस भी तरह की रिसर्च को कंडक्ट करवा रहे हो, दोनों सिचुएशंस में आपको लिटरेचर रिव्यू हेल्प आउट कर रहा होता है। दोनों सिचुएशंस में एक अच्छी थ्योरेटिकल बेस आपको दे रहा होता है, एंड इन बोथ केसेस अ गुड थ्योरेटिकल बेस विल ऐड रिगर टू द स्टडी। और जिस तरह से हमने रिगर के बारे में पहले बात की कि rigorous research allows the researcher to collect the right kind of information with a minimum degree of bias and facilitate suitable analysis of the data gathered. तो आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो हेल्प आउट करता है कि आप किस तरह से रिगर ऐड कर सकते हो अपनी रिसर्च में। Now the next question is how to approach the literature review. So the first step of a literature review involves the identification of the various published and unpublished materials that are available on the topic of interest and gaining access to these. अब आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल जो अवेलेबल है आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर, और उस मटेरियल तक आपकी एक्सेस कैसे पॉसिबल होगी, आपने इस चीज को देखना है। तो जो आपके डेटा सोर्सेज हैं उसमें हम कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी कॉशियसली सेलेक्ट किया डेटा को। अपने से फॉर एग्जांपल आपके पास बुक्स हैं या एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, तो कितने कॉशियसली आपने सेलेक्ट किया और फिर रीड किया उन बुक्स को, एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नल्स को, रिपोर्ट्स को, थीसिस को, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उसमें अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, और इसी तरह डिफरेंट डाटा सोर्सेज हो सकते हैं। तो आपके लिटरेचर रिव्यू की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने कॉशियसली इस मटेरियल को सिलेक्ट किया और फिर उसको रीड आउट किया। एकेडमिक बुक्स और जर्नल्स इन जनरल मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए, लेकिन जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे आपके प्रोफेशनल जर्नल्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इवन न्यूज़पेपर्स भी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। वाई? बिकॉज ये आपको स्पेसिफिक और रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं मार्केट्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में और कंपनीज के बारे में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो, कॉशियसली सिलेक्ट करो कि कौन सा जो डेटा है, कौन से डेटा सोर्सेज हैं जो मेरे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे, राइट इंफॉर्मेशन देंगे, और फिर आप उसको रीड आउट करते हो सो दैट आप लिटरेचर सर्वे कंप्लीट कर सको। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की। टेक्स्ट बुक्स आपकी यूजफुल सोर्स होते हैं थ्योरी की किसी भी स्पेसिफिक एरिया में। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स को आपकी टेक्स्ट बुक्स कवर कर रही होती हैं। Here we can see textbooks can cover a topic much more thoroughly than articles can. Hence, textbooks offer a good starting point from which to find more detailed sources such as journal articles, theses, and unpublished manuscripts. तो textbooks आपको thorough details और thoroughly discuss हुआ होता है टेक्स्ट बुक में आपका area of interest, आपका topic, as compared to journal articles. तो you have to start your research, तो आपको ये good starting point provide कर रही होती हैं, आपको डिटेल्ड सोर्सेज के बारे में भी बता रही होती हैं टेक्स्ट बुक्स। लेकिन जो डाउन साइड है टेक्स्ट बुक्स की वो ये है कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी लेस अप टू डेट होगी एज कंपेयर टू जर्नल्स। अच्छा जी, अब अगर हम जर्नल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अप टू डेट इंफॉर्मेशन होते हैं आपके, चाहे आप एकेडमिक जर्नल्स की बात करो, चाहे आप प्रोफेशनल जर्नल्स की बात करो, इसमें इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिल रही होती है। आपको पता होता है ये रिसर्च किस ईयर में हुई और किस टॉपिक पे हुई, कहाँ पर कंडक्ट हुई, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर हम पेयर रिव्यूड की बात करें तो हम कहते हैं कि आपके जो जर्नल्स में जो आर्टिकल्स होते हैं वो पेयर रिव्यूड होते हैं। दैट मीन्स that the articles have been subject to the scrutiny of the experts in the same field before being accepted for publication, कि same field के experts ने उनको scrutinize किया होता है। So these are peer reviewed.
अब इसमें हम अगर रिव्यू आर्टिकल्स की बात करें, तो रिव्यू आर्टिकल्स आपको समरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रीवियस रिसर्च को समराइज कर रहे होते हैं। सो आपको पता चल जाता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, एक स्पेसिफिक एरिया पर जो इस वक्त तक रिसर्च हुई है, या एग्जिस्टिंग रिसर्च को किस तरह से बिल्डअप करना है। आपने अगर आपने एग्जिस्टिंग रिसर्च को आगे लेकर चलना है, कि आपने ये देखना है कि अभी तक कितनी रिसर्च हो चुकी है, तो जो आपके रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, दीज आर समराइजिंग प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स टू इन्फॉर्म द रीडर ऑफ द स्टेट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च। तो ये आपको स्टेट बता रहे होते हैं एग्जिस्टिंग रिसर्च की, और समराइज कर रहे होते हैं प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स को। So review articles are very useful because they provide an overview of all important research in a specific area. तो specific area पे तमाम तरह की जो research हुई होती है उसको ये overview दे रहे होते हैं आपको, और उसको summarize कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके research articles are reports of empirical research, ये आपकी empirical research जितनी भी हुई होती है, आपके research articles उसको report कर रहे होते हैं, describing one or few related studies. The conceptual background section of a research article provides a compact overview of a relevant literature. तो जो आपका conceptual background section होता है research article का, वो आपको एक compact overview दे रहा होता है relevant literature का। आपका जो रिसर्च आर्टिकल है वो आपको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि पर्पस ऑफ द स्टडी क्या था, कौन से मेथड्स को यूज किया रिसर्चर ने, इस स्टडी के रिजल्ट्स क्या थे। तो ओवरऑल आपको इन तमाम बातों का पता चल रहा होता है। सो जर्नल्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं थीसिस की। कि जो पीएचडी थीसिस होते हैं उनमें एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ द लिटरेचर होता है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर बहुत ब्रॉडर वे में, बहुत अच्छे तरीके से लिटरेचर का सर्वे किया हुआ होता है। तो इसमें बहुत सारे एम्पिरिकल चैप्टर्स भी हो सकते हैं। तो इन चैप्टर्स में आपको सेम स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जिस तरह से आपको एकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स में मिल रहे होते हैं। सो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कैन बी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट रिसर्च और रिसर्च दैट हैज नॉट येट बीन पब्लिश्ड। तो ये आपको लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बता रही होती हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, वो रिसर्च जो अभी पब्लिश भी नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स बहुत अप टू डेट होती हैं, इसलिए आपके लिए बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो सकती है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में। स्पेशली अगर आप कोई ऐसे एरिया पर काम कर रहे हो जो न्यू एरिया है, न्यू डोमेन है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ से। अब इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट not every manuscript presented in a conference is eventually published in an academic journal, hence you must critically assess the quality of this information source. तो ज़रूरी नहीं होता कि तमाम जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रेजेंट हो कॉन्फ्रेंस पर वो पब्लिश भी हों एकेडमिक जर्नल्स में, इसलिए आपको खुद से देखना पड़ता है, क्रिटिकली असेस करना पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स को देख रहे होते हैं आप कि क्वालिटी क्या है और इस इंफॉर्मेशन सोर्स को मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, तो अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स द एपीए डिफाइंस an unpublished manuscript as any information source that is not officially released by an individual publishing house or other company. तो आप अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट को वो इंफॉर्मेशन सोर्स कह रहे होते हो जो ऑफिशियली अभी रिलीज नहीं हुई बाय एनी इंडिविजुअल और पब्लिशिंग हाउस और एनी अदर कंपनी। इसमें क्या हो सकता है फ्रॉम एन अनपब्लिश्ड स्टडी, इसमें लेटर्स हो सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्रिपरेशन हो सकते हैं और पर्सनल कम्युनिकेशंस इसमें हो सकती हैं। सो अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर ऑफन वेरी अप टू डेट। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में हम कहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेशंस commission or carry out a large amount of research, their published findings provide a useful source of specific market, industry or company information. तो different reports आपके पास available होती हैं, different companies की report हो सकती हैं, government की reports हो सकती हैं जो उन्होंने research conduct करवाई और उन्होंने reports publish की। तो इनकी फाइंडिंग्स भी बहुत यूजफुल सोर्स हो सकती हैं कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। अच्छा जी, न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो बहुत अप टू डेट बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बहुत यूजफुल सोर्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक मार्केट, इंडस्ट्री या कंपनी की इंफॉर्मेशन को अगर आपने देखना है तो newspaper can serve as a very useful source. So we should note that opinions in newspapers are not always unbiased. अच्छा जी, अब अगर हम इंटरनेट की बात करें, अगर आपको डिफरेंट बुक्स की डिटेल्स चाहिए, अगर आपको जर्नल्स की डिटेल्स चाहिए, आर्टिकल्स की डिटेल्स चाहिए,
तो आप इंटरनेट को यूज कर रहे होते हो, we have to note that the internet is unregulated and unmonitored. So internet provides exceptional challenge in determining the usefulness and reliability of information. So अगर आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, so you have to determine कि ये इंफॉर्मेशन कितनी यूजफुल हो सकती है हमारे लिए और कितनी रिलायबल है हमारे लिए, आपने इन चीज़ों को देखना होता है, बिकॉज as we know that internet is unregulated and unmonitored, that's why this is a challenge for us कि हमने determine करना होता है कि ये information कितनी useful होगी और कितनी reliable है हमारे लिए. So now moving onwards, अब हम बात करते हैं searching for literature की. तो modern technology के साथ sources को locate करना कि आपके topic of interest में आपको information कहाँ से मिल सकती है, ये बहुत आसान हो गया है. As we know, almost every library today has computer online system to locate published information. कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस होती हैं, उनके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकती हैं. सेकेंड, ये कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं इन देयर लिस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ रेफरेंसेस. थर्ड, इनका एक्सेस जो है वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है. सो आपको कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस जो अवेलेबल है वहाँ से आपके लिए डाटा को लोकेट करना, इंफॉर्मेशन को सर्च आउट करना बहुत आसान हो गया है. नाउ मोस्ट लाइब्रेरीज हैव the following electronic resources at their disposal. अगर हम electronic journals की बात करें तो your libraries probably subscribe to journals that are published or made available online. Discover which journals are provided online by your library. इसी तरह से full text databases आपके पास available होती हैं. full text databases आपको full text दे रही होती हैं आर्टिकल का. तो आप ये देख सकते हो कि आपकी लाइब्रेरी में कौन सी full text databases मौजूद हैं. इसी तरह से बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस की अगर हम बात करें तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस डिस्प्ले करती हैं सिर्फ बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस को, जिसमें नेम ऑफ द ऑथर आ जाता है, टाइटल आ जाता है आर्टिकल का या बुक का, सोर्स ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, उसमें ईयर आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है और पेज नंबर्स आ जाते हैं. तो आपको बिब्लियोग्राफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाती है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस से. इसी तरह से आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस भी होती हैं. एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस जो हैं वो आपको एब्स्ट्रैक्ट या समरी ऑफ आर्टिकल प्रोवाइड कर रही होती हैं. ये आपको फुल टेक्स्ट नहीं देते आर्टिकल का, ये सिर्फ आपको समरी या एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं ये डेटाबेसेस आर्टिकल का. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इवैल्यूएटिंग द लिटरेचर. आपने इवैल्यूएट करना है लिटरेचर को. अब हम कहते हैं कि जब आपने लिटरेचर को सर्च किया तो हो सकता है आपके पास रिजल्ट जो है वो हंड्रेड्स में आए. तो आपको ये देखना होता है, केयरफुली सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी बुक्स, कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं, आपके टॉपिक से रेलेवेंट हैं. जब आप टाइटल को देखते हो किसी भी आर्टिकल का के या किसी भी बुक के टाइटल को देखते हो तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि रेलेवेंट है आपकी स्टडी के, आपके टॉपिक के या नहीं. इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट जो होता है आर्टिकल का वो ओवरव्यू दे रहा होता है स्टडी पर्पस के बारे में, जर्नल रिसर्च स्ट्रैटेजी के बारे में, फाइंडिंग्स के बारे में और कंक्लूजन के बारे में. तो एब्स्ट्रैक्ट से भी आपको आइडिया हो जाता है कि वो स्टडी रेलेवेंट है या नहीं है. इसी तरह से अगर आर्टिकल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन आपको ओवरव्यू दे रहा होता है प्रॉब्लम के बारे में जो एड्रेस हुआ उस स्पेसिफिक स्टडी में, और स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी आपको बता रहा होता है. इंट्रोडक्शन जो है ऑफन आपको समरी भी दे रहा होता है रिसर्च क्वेश्चंस की जो गाइड कर रहे होते हैं उस स्टडी को. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपको ये बता रहे होते हैं वहां पर वो स्पेसिफिक स्टडी आपके टॉपिक से रेलेवेंट है या नहीं है. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आप बुक्स को देख रहे हैं तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स और फर्स्ट चैप्टर जो है बुक का वो हेल्प करता है असेस करने में कि ये बुक रेलेवेंट होगी आपकी स्टडी से, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से या नहीं. नाउ डॉक्यूमेंटिंग द लिटरेचर रिव्यू. अब आपने लिटरेचर को स्टडी कर लिया तो उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो. अब डॉक्यूमेंटिंग में here we can see documenting the literature is important to convince the reader that the researcher is knowledgeable about the problem area and has done the preliminary homework that is necessary to conduct the research. तो जब आप लिटरेचर को डॉक्यूमेंट करते हो तो आइडिया मिल जाता है रीडर को इस बात का कि जो रिसर्चर था वो नॉलेजेबल था, टॉपिक के बारे में उसको पता था और उसने प्रॉपर होमवर्क किया उस रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले. अब हम जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं हम कहते हैं कि लिटरेचर सर्वे जो है इट शुड ब्रिंग टुगेदर ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. अब आपको लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक्चुअली सिंथेसाइज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को.
अब रेलेवेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको जब आप सिंथेसाइज करते हो तो सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? टू सिंथेसाइज इज टू कंबाइन टू और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ new whole. Your literature review, the elements are the findings of the literature you select and read. The new whole is the conclusion you draw from these findings. तो आप एक्चुअली अपने लिटरेचर में इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर रहे होते हो. So we can say कि literature review introduces the subject of the study, then highlights the problem and then summarizes the work done so far on the topic. अच्छा जी, अब अगर हम एथिकल इश्यूज की बात करें तो हमने कहा कि रिसर्च इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स. व्हेन यू समराइज, ऐड टू और challenge the work of others, there are two important pitfalls that you have to be aware of. First is purposely misrepresenting the work of other authors. That is their viewpoint, ideas, models, findings, conclusions, interpretations and so on. कि आपने किसी author के work को misrepresent नहीं करना. तो इस बात का हमने ख्याल रखना है कि हम किसी के काम को मिसरिप्रेजेंट ना कर रहे हों, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनके आइडियाज को, उनके मॉडल्स को, फाइंडिंग्स को, कंक्लूजन्स को मिसरिप्रेजेंट ना कर रहे हों. एंड सेकंड थिंग इज प्लैजरिज्म, द यूज ऑफ अनदर्स ओरिजिनल वर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज as though they were your own, even if this is done in good faith, out of carelessness or out of ignorance. So plagiarism को हमें अवॉइड करना है. और plagiarism में हम कहते हैं कि हम किसी के ओरिजिनल वर्क को यानी ओरिजिनल वर्ड्स या आर्ग्यूमेंट्स, आइडियाज को इस तरह से ना प्रेजेंट करें कि वो हमारा काम है. सो इन चीज़ों को, इन एथिकल इश्यूज को हमें देखना होता है कि जब हम लिटरेचर सर्वे कर रहे हों तो इन दोनों चीज़ों को हमने देखना होता है कि हम इनको अवॉइड कर रहे हों, कि किसी काम को मिसरिप्रेजेंट ना करें और प्लाजरिज्म को अवॉइड करें. नाउ एट द एंड देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू. The first question is, the exact purpose of a critical literature review depends on the research approach that is taken. Discuss this statement. क्या आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने इसको डिस्कस करना है. And the second question is, how would you go about doing a literature review in the area of corporate social responsibility? अगर आपको corporate social responsibility के एरिया में लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना हो, लिटरेचर सर्वे करना हो, तो किस तरह से आप उसको कंडक्ट करोगे. सो ये आपकी असाइनमेंट है और आपकी असाइनमेंट को सबमिट करवाने की डेडलाइन आपका नेक्स्ट लेक्चर है. नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए. सो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.